Hello बच्चों, hope you all are good and having a great day so far. My name is Gaurav Sharma and you're welcome here. बच्चों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस से केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन की और जानेंगे कि किस तरह से ये क्वेश्चंस हेल्प कर सकते हैं आपके बोर्ड्स के एग्जाम्स में आपकी स्टडी को और भी अच्छा बनाने के लिए। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए शुरुआत करते हैं इन केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस की और जानते हैं कि किस तरह के सवाल इस चैप्टर से इस टॉपिक पे यानी कि केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन जो हैं वो किस तरह के बन सकते हैं। तो चलिए लेट्स बिगिन। बेसिकली कॉन्सेप्ट देखेंगे कि हम पैराग्राफ में कौन से कॉन्सेप्ट के ऊपर वो सवाल जो है वो पूछे गए हैं। तो सबसे पहला जो हमारे पास केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन का जो पार्ट है बच्चों यहाँ पे वो है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट द आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। इंडिया, यहाँ से शुरुआत है। इंडिया द सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड and the harbors 17.5% of the world's population in only 2.4% of the global land mass. The population of our country is increasing rapidly. ये तो है, हमारी कंट्री की पॉपुलेशन जो लगातार बढ़ रही है डे बाय डे। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू प्रोवाइड सफिशिएंट फूड की प्रॉब्लम आ सकती है, adequate clothing and proper education to all of them. ऑब्वियसली बात है, अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी तो रिसोर्सेज पे तो इम्पैक्ट पड़ेगा ही। To control the population growth, the government of India in April 1976 formed a national population policy and thus fixed the marriageable age for female at 18 years and for the males at 21 years. तो गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई भाई, उसके अकॉर्डिंगली इससे पहले कोई शादी नहीं करेगा, ठीक है। तो एक पॉलिसी के अकॉर्डिंगली काम किया, राइट। अब देखो, ये तो हमें समझ आ गया है कि पॉपुलेशन वाला कॉन्सेप्ट हमने जो पढ़ा है बच्चों इस चैप्टर में, जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ आता है वहाँ पे हमने इस कॉन्सेप्ट को पढ़ा है। तो जाहिर सी बात है सवाल भी जो है वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ से पूछे जाएंगे। देखो जरा, सबसे पहला क्वेश्चन, सर्जिकल मेथड्स कैन बी यूज्ड इन फीमेल्स इन ऑर्डर टू अवॉइड प्रेगनेंसी। सर्जिकल मेथड हमने पढ़े बच्चों, वैसेक्टमी, ट्यूबेक्टोमी। दैट डज नॉट अलाउ द रिलीज ऑफ एग। क्या ये एग के रिलीज होने को अलाउ नहीं करती? पूछा गया है कि सर्जिकल मेथड्स कैन बी यूज्ड इन फीमेल्स इन ऑर्डर टू अवॉइड प्रेगनेंसी। किया जाता है फीमेल्स में प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए, राइट। डज नॉट अलाउ द रिलीज ऑफ एग, डज नॉट अलाउ द एग टू रीच द यूट्रस। देखिए ये पॉइंट भी यहाँ पे थोड़ा सा ठीक है कि दैट डज नॉट अलाउ। और तीसरा देखते हैं, डज नॉट अलाउ टू द स्पर्म टू रीच द फेलोपियन ट्यूब एज वेल। सर्जिकल मेथड कैन बी यूज्ड इन फीमेल्स इन ऑर्डर टू अवॉइड प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए हम देखते हैं जनरली कि वहाँ पे जो ट्यूबेक्टोमी होती है ना, जो ट्यूबेक्टोमी होती है यानी कि जो फेलोपियन ट्यूब होती है उसे कट कर दिया जाता है, ठीक है। क्या होता है इसके अंदर कि फेलोपियन ट्यूब को कट करके टाई कर दिया जाता है ना, यही तो होता है, कट एंड टाइड, राइट। तो इससे होगा क्या कि जो एग अगर बन रहा है वो एग आगे नहीं पहुंचेगा, है ना। तो दैट मीन डज नॉट अलाउ द एम्ब्रियो टू अटैच द यूट्रस। एम्ब्रियो तो बनेगा ही नहीं, है ना, जब गैमेट्स का ही फ्यूजन नहीं होगा। उसके अलावा डज नॉट अलाउ द स्पर्म टू रीच द फेलोपियन ट्यूब एज वेल। और ये बात भी ठीक है कहीं ना कहीं कि स्पर्म्स को अलाउ नहीं करते कि वो आगे वहां तक पहुंचे, फेलोपियन ट्यूब तक प्रॉपरली पहुंचे जहां पे एग्स उसका इंतजार कर रहे हैं, यानी कि दोनों की यूनियन को रोकना। डज नॉट अलाउ द रिलीज ऑफ एग, ये बात भी ठीक नहीं है क्योंकि एग तो रिलीज होगा, ठीक है। उसके अलावा डज नॉट अलाउ द एग टू रीच द यूट्रस एज वेल, ये ज़्यादा खास नहीं क्योंकि फर्टिलाइजेशन तो बच्चा वहाँ पे ही होना है, फेलोपियन ट्यूब में होना है। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर सी के साथ मैं जाना चाहूँगा कि दैट डज नॉट अलाउ द स्पर्म टू रीच द फेलोपियन ट्यूब, क्योंकि स्पर्म एक स्पेसिफिक साइट पे फेलोपियन ट्यूब की नहीं पहुँच पाता जहाँ पे उसे फर्टिलाइजेशन करना होता है। तो इसी वजह से ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका बन जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इन ह्यूमन फीमेल्स एन इवेंट दैट रिफ्लेक्ट्स onset of reproduction phase is growth of the body, change in hair pattern, change in voice और menstruation, right? चार ऑप्शन है हमारे पास ह्यूमन फीमेल्स में। एक इवेंट दैट रिफ्लेक्ट ऑनसेट ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज, तो रिफ्लेक्ट करता है ऑनसेट ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज को, तो ग्रोथ ऑफ द बॉडी तो नहीं, यहाँ सीधा सीधा मेंस्ट्रुएशंस के बारे में बात की जा रही है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में बात की जा रही है, जहाँ बहुत से चेंजेस बॉडी में जो है हमें देखने को मिलते हैं। तो करेक्ट जवाब जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है बच्चों वो इससे रिलेटेड बन जाएगा। नेक्स्ट, पॉपुलेशन ग्रोथ कैन बी कंट्रोल। हम किस तरह से पॉपुलेशन के ग्रोथ को कंट्रोल कर सकते हैं? बाय टेकिंग बर्थ कंट्रोल पिल्स कर सकते हैं,
बाय वासेक्टमी, ये भी ठीक है, बाय यूजिंग कॉपर टी, फीमेल इंट्रा यूटराइन डिवाइसेस जो है, उसके अलावा बाय यूजिंग बैरियर मेथड एज वेल। तो चारों ही यहाँ पे ठीक है बच्चों। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है जी, चलिए अगले सवाल की बात करते हैं। ग्राफ हमें यहाँ पे दिया हुआ है, स्टडी द ग्राफ बिलो दैट रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ऑफ यूपी स्टेट। यूपी स्टेट के बारे में यहाँ पे बात की गई है, ठीक है। ड्यूरिंग विच the decade the growth in population in UP is almost similar to growth in population in India. UP और up, I don't know, let's see, उत्तर प्रदेश ही है ये, yes. So यहाँ पे दिखाया क्या गया है कि 1961 से 1971 तक अगर हम देखें ध्यान से, अगर आप इसको किताब में अपनी देखेंगे बच्चों, तो 1961 से 1971 तक का एक हमें ग्राफ दिखाया है। उसके अलावा 1991 से 2001, 1991 टू 2001, उसके अलावा 2001 से 2011 तक, ठीक है जी। और उसके अलावा 1971 से 1981 के बारे में बात की गई है। सवाल यहाँ पे पूछा गया है कि स्टडी द ग्राफ बिलो दैट रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ऑफ यूपी स्टेट ड्यूरिंग विच डिकेड, किस 10 सालों में, डिकेड का मतलब हो गया 10 सालों में, द ग्रोथ इन पॉपुलेशन इन यूपी इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू ग्रोथ इन पॉपुलेशन इन इंडिया, कि भारत के पॉपुलेशन ग्रोथ के बराबर जो है वो हमें देखने को मिले। अब देखिए यहाँ पे परसेंटेज जो है वो डिकेडल ग्रोथ रेट दिखाया गया है यहाँ पे। और अगर हम ध्यान से देखेंगे तो इस ग्राफ के अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो 1961 से 1971 में हमें कैसा देखने को मिल रहा है, काफ़ी अप देखने को मिल रहा है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये रहा, अगर आप इसमें देखेंगे यहाँ पे, राइट, यहाँ पे अगर आप देखेंगे 1991 से 2001 तक अगर आप देखोगे तो हमें कैसा देखने को मिल रहा है यहाँ पे 25.85, ये एक्चुअल में ये परसेंटेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो दूसरा वाला जो है, जो कि 2001 से 2011 तक का हमें रिप्रेजेंट किया गया है 17.6 टू दिस, तो ये भी सिमिलैरिटी नहीं। लेकिन 1971 और 1981 को अगर आप देखोगे तो लगभग ये वाला ऑलमोस्ट सिमिलैरिटी की तरफ जा रहा है, जो कि यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। भारत का जो इन्होंने दिखाया गया है यहाँ पे पॉपुलेशन ग्राफ जो हमें देखने को मिल रहा है, तो ये मेरे हिसाब से 1971 से 1981 वाला जो है वो एकदम मैच जो है वो थोड़ा सा करना चाहिए। तो हमें यही पॉपुलेशन रेट जो है वो यूपी स्टेट में देखने को मिल रहा है, किस डिकेड में, दोनों जो है वो सिमिलैरिटीज दोनों में देखने को मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे वो करेक्ट आंसर। सिमिलैरिटी पूछी गई बेटा, उसमें नथिंग मच, यहाँ पे सिर्फ सिमिलैरिटी के बारे में पूछा गया, तो उसके अकॉर्डिंगली ऑप्शन नंबर डी जो है बनना चाहिए। देखो एक और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे आ गया है। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म आर एबल टू प्रोड्यूस यंग वंस ऑफ देयर ओन न्यू काइंड। रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है जिससे एक इंडिविजुअल जो है अपने ही तरह एक इंडिविजुअल को बनाता है, न्यू इंडिविजुअल का फॉर्मेशन करता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस्ड बाय टू वेज, या तो वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा या फिर वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू खुद का प्रोडक्शन करता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व द प्रोडक्शन ऑफ एन ऑफस्प्रिंग फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट, जहां पे गैमेट्स की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, एंड विदाउट द फ्यूजन ऑफ द गैमेट्स, और गैमेट्स के फ्यूजन का भी नहीं होता यहाँ पे। दिस मोस्टली अकर्स इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, सम प्लांट्स एंड सर्टेन मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। There are various types of asexual reproduction as well, जिसमें आप बाइनरी फ्यूजन, मल्टीपल फ्यूजन, फ्रैगमेंटेशन एटसेट्रा, इन सभी के बारे में बच्चों बात करते हैं। नेक्स्ट, द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज शो हेयर दैट इज सिंपली रिप्रेजेंटिंग द रीजनरेशन इन प्लानेरिया। तो यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पे बन जाएगा। आप लोगों ने एनसीईआरटी में भी अपनी इसके अक्सर इसको देखा होगा, ठीक है। रीजनरेशन इन हाइड्रा, रीजनरेशन आप पढ़ते हो उसके प्लानेरिया के अंदर भी। अगला, which of the following is a correct example of the process show in the above figure। जो बेसिकली पिछली फिगर में, जो पिछली फिगर आपको दिखाई गई है वो किससे रिलेट करेगा? क्या हाइड्रा और बी प्लानेरिया, अमीबा? अमीबा में तो बाइनरी फिजन होता है, लेकिन हाइड्रा और प्लानेरिया में हमें रीजनरेशन देखने को मिलता है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे वो मेरे हिसाब से करेक्ट बनना चाहिए बच्चों, ठीक है। तो बिल्कुल हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है वो यहाँ पे एकदम करेक्ट बन जाएगा। अगला सवाल, अ स्टूडेंट टेक्स प्लानेरिया इन द लैब एंड कट्स इनटू 3 पार्ट्स। लैब में उसने लेके उसको 3 पार्ट में कट कर दिया। नाउ व्हाट विल लाइकली हैपन? क्या यहाँ पे देखने को मिलेगा हमें? द सेल्स अराउंड द कट स्टार्ट टू डिवाइड टू फॉर्म लॉस्ट पार्ट। क्या सिर्फ लॉस्ट पार्ट बनेंगे? द सेल्स अराउंड द कट एनलार्ज टू टेक द शेप ऑफ द लॉस्ट पार्ट। क्या लॉस्ट पार्ट की शेप आने लगेगी?
द सेल्स अराउंड द कट स्टार्ट डिवाइड टू फॉर्म अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म एंड द सेल्स अराउंड द कट अट्रैक्ट अदर प्लान एरियाज टू फ्यूज विद द सेपरेटेड पार्ट। तो ऑब्वियस सी बात है, एक नया प्लान एरिया जो है यहाँ पे वो बनना स्टार्ट हो जाएगा, जो कि एक कंप्लीट बॉडी का फॉर्मेशन यहाँ पे बच्चों करेगा। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर इसका बनना चाहिए। अगला सवाल, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ फ्यूजन ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल। फ्यूजन तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता ही नहीं है। अ मेथड बाय विच ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। क्या इससे सभी टाइप के ऑर्गेनिज्म बन सकते हैं? ऐसा तो नहीं है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म तो नहीं बन रहे इससे। उसके अलावा अ मेथड प्रोड्यूसिंग जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग, हाँ ये हमें देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि जब हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तो हमें यहाँ पे कई क्लोन्स जो है वो देखने को मिलते हैं, यानी कि दे आर जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर इंडिविजुअल यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। अ मेथड इन विच मोर देन वन पेरेंट आर इन्वॉल्व, बिल्कुल भी नहीं। तो यानी कि करेक्ट आंसर जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है वो मेरे हिसाब से बनना चाहिए बच्चों। ठीक है, अगला सवाल, फ्रॉम द गिवन लिस्ट ऑफ ऑर्गेनिजम्स दोज विच रिप्रोड्यूस्ड बाय एसेक्सुअल मेथड आर। ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म हैं जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से यहाँ पे बनते हैं? अब देखिए, आप देख सकते हैं इसके अंदर देयर इज अ लॉट्स ऑफ एग्जांपल। एस्परगिलस है, पपाया है यहाँ पे, उसके अलावा अगर हम देखें तो डॉग है, पैरामीशियम है। ठीक है, सो देयर इज अ लॉट्स ऑफ एग्जांपल। अब अगर हम देखें यहाँ पे तो पहला जो है यहाँ पे एस्परगिलस है, और डॉग तो देखो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे होगा ही नहीं। तो इसका मतलब जिस ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 2 है उसे तो आप वैसे उड़ा दो, इसे उड़ा दो, इसे उड़ा दो और इसे उड़ा दो। देखा, दैट इज कॉल्ड द एलिमिनेशन मेथड बच्चों। ये मैंने सिखाने के लिए आपको सिखाने के लिए किया कि आपको बाकी के देखने की जरूरत नहीं है। आप बहुत अच्छे जानते हो कि डॉग जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू खुद का नई जनरेशन को बनाता है, एक्चुअली जनरेशन बनाता है। तो जहाँ जहाँ आपको डॉग दिख रहा है तो वो तो वैसे ही गलत हो जाएगा। अब देखो जरा, एस्परगिलस बिल्कुल है जी, एस्परगिलस बिल्कुल होता है, और उसके अलावा पैरामीशियम जो है वो भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये अपने आप ही हमारा आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी की तरफ जो है बच्चों हम यहाँ पे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको एकदम से अच्छे से क्लियर बहुत हो गई होगी। अगला अगर हम देखें यहाँ पे तो नेक्स्ट हमारी केस स्टडी बेस आ गई बच्चों। ये डायग्राम को हमने बहुत अच्छे से स्टडी किया है, जो हमारी एनसीईआरटी में भी मेंशन्ड है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट जब कॉन्सेप्ट शुरू होता है। चलिए पैराग्राफ पढ़ते हैं, उसके बाद आगे की बात करते हैं। तो इस डायग्राम को देख के लगभग ये तो तय है कि यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से सवाल जो है वो पूछे जाने वाले, यानी कि फ्लावरिंग प्लांट में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। चलिए, for the male gamete to be able to combine with the female gamete, it is called necessary that first the pollen grains from the anther of stamen should be carried to the stigma of the carpel. कैरी होना है स्टिग्मा से लेके कार्पल तक। ठीक है, the transfer of pollen grain from anther to of the stamen to the stigma of carpel which is called the pollination. Transfer of pollen grain from anther to the stigma, या तो सेम फ्लावर या अदर फ्लावर में, इसे हम पॉलिनेशन बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन या सेम पॉलिनेशन। ठीक है, या सेल्फ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन इज सेड टू टेक द प्लेस व्हेन अ पॉलन ग्रेन्स आर कैरिड फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर। ऑब्वियसली बात है, पॉलन ग्रेन का मेल पार्ट से फीमेल पार्ट पे पहुंचना ही तो पॉलिनेशन है। नाउ द इंटरनल पार्ट्स ऑफ द पॉलिनेशन ऑफ अ फ्लावर इज शोन बिलो विद द लेबल्ड PQRS। 4 पार्ट यहाँ पे पूछे गए हैं हमारे से। ठीक है, और सारे ही जो हैं, एक को अगर मैं छोड़ दूं इसको, तो ये मेल पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये और ये दोनों फीमेल पार्ट को, जबकि ये एक लीफ के उसके एक स्ट्रक्चर को, एक पार्ट को, उसके रिसेप्टिकल के एक पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद बात करेंगे। द करेक्ट लेबलिंग ऑफ द इंटरनल पार्ट P फॉर पॉलिनेशन ऑफ अ फ्लावर इज, नाउ व्हाट इज अ P हेयर? P अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक कार्पेल का पार्ट है। ठीक है, कार्पल या फिर पिस्टल कह सकते हैं हम इसको। ठीक है, तो स्टिग्मा, स्टाइल और ओवेरिया, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। तो यहाँ पे पी जो पार्ट हुआ बच्चों, वो क्या हुआ? सबसे ऊपर स्टिग्मा पार्ट हुआ। स्टिग्मा किसका पार्ट है? कार्पल का, जो कि एक फीमेल पार्ट है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है वो बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है जी, बिल्कुल सही। अगला, द करेक्ट लेबलिंग ऑफ द इंटरनल पार्ट Q फॉर अ पॉलिनेशन ऑफ अ फ्लावर इज, अगर आप ध्यान से देखोगे तो Q पार्ट यहाँ पे क्या है? Q जो है वो एक फिलामेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है एक्चुअल में। जब आप देखोगे तो ये बाइलोब्ड स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है, तो ये हो गया उसका एंथर और ये हो गया उसका फिलामेंट, और इन दोनों से मिलके क्या बन रहा है? इन दोनों से मिलके बनता है स्टेम। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा जो Q पार्ट है वो क्या हो गया? एक फिलामेंट पार्ट जो है वो हमें देखने को
मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ मैं यहाँ पे जाना चाहूँगा, बिल्कुल जी, बी जो है वो हमारा सही आंसर बच्चों हो जाएगा। अगला, द करेक्ट लेबलिंग इंटरनल पार्ट आर फॉर द पॉलिनेशन ऑफ अ फ्लावर इज, तो मेरे हिसाब से वो जो है वो ओवरी होना चाहिए, क्योंकि स्टिग्मा बाहर वाला पार्ट है, फिलामेंट मेल पार्ट हो गया, और सेपल जो है वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है, जिसमें आप कैलिक्स के नाम से भी जिन्हें जानते हैं। तो यहाँ पे मैं ओवरी के साथ जो है जाना चाहूँगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर, अरे सेपल्स के बारे में कैसे, द करेक्ट लेबलिंग फॉर द इंटरनल पार्ट आर फॉर पॉलिनेशन ऑफ अ फ्लावर। एक बार ज़रा देख लेते हैं कि आर हमारा पार्ट यहाँ पे कौन सा था, हो सकता है कि हम गलती कर दें। हाँ जी, बिल्कुल सही यहाँ पे, क्योंकि आर जो है वो बाहर वाला पार्ट है, एक्चुअली आर जो है वो बाहर वाला पार्ट है, तो ये सेपल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर हमें देखने को यहाँ पे मिलता है। सो सॉरी, तो यहाँ पे ये जो है हमारा सी ऑप्शन जो है एकदम करेक्ट बन जाएगा, बिल्कुल सही। Which is the male reproductive organ of the plant? Stamen is the male reproductive organ of the plant. इस stamen दो पार्ट से मिलके बनता है, एंथर और फिलामेंट, एंड एंथर इज अ बाइलोब्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर बच्चों बन जाएगा। Which is the female reproductive organ of the plant? अब स्टिग्मा, स्टेमन, ओवरी, पिस्टिल, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यहाँ पे पूछा गया है। स्टिग्मा एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं है, उसका एक पार्ट है, तो बेसिकली हम यहाँ पे ओवरी के साथ जाना प्रेफर करेंगे रादर देन कोई और। एक मिनट, यहाँ पे फिर एक मिनट कुछ एरर हुई है बच्चों। अगेन एक बार क्वेश्चन को दोबारा से देख लेते हैं हम। यहाँ क्वेश्चन को अगर हम दोबारा से देखें तो विच इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पूछा है यहाँ पे, ठीक है। इस ऑर्गन के अगर हम पार्ट देखें तो स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी हो गए, करेक्ट एकदम। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो पिस्टिल का ही तो एक पार्ट है ना ये, तो इस वजह से यहाँ पिस्टिल के साथ जाना ज़्यादा प्रेफर करेगा ये जो आंसर है बच्चों। तो ऑप्शन नंबर सी जो है उसके अकॉर्डिंगली करेक्ट आंसर यहाँ पे बन जाएगा। कई बार जब हम क्विकली सॉल्व कर रहे होते हैं तो ऐसी एरर जो है आ जाती है, लेकिन आपको नहीं करनी है बच्चों ऐसी, ठीक है, हम ऐसी एरर बिल्कुल भी नहीं करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। द इमेज शो द स्ट्रक्चर ऑफ, इमेज शो कर रही है, क्वेश्चन नंबर 47 जो है यहाँ पे हमारा, ध्यान से अगर हम देखेंगे तो विच प्रोसेस विल लाइकली टू बी डिस्टर्ब्ड और not occur if label part is removed from the flower। ध्यान से देखेंगे बच्चों, लेबल पार्ट हमें सबसे पहले देखना है, जो कि किसका एक पार्ट है, जो कि एक ओवरी, जो कि एक हमारा पिस्टिल का एक पार्ट हमें देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। ध्यान से देखेंगे तो ये क्या है यहाँ पे, ये एक ओवरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। विच प्रोसेस विल लाइकली टू डिस्टर्ब और नॉट अकर इफ लेबल पार्ट इज रिमूव्ड फ्रॉम द फ्लावर। अगर हम इसको हटा दें तो ओवरी जो होती है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आगे जाके फ्रूट का फॉर्मेशन करती है। ओवरी जो है वो आगे जाके फ्रूट का फॉर्मेशन करती है। तो दैट इज सिंपली कि पहला ही ऑप्शन के साथ मैं यहाँ पे जाना चाहूँगा कि फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट पे जो है वो इम्पैक्ट यहाँ पे पड़ेगा। बिल्कुल सही, हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है वो एकदम सही आंसर यहाँ पे बच्चों बन जाएगा। अगला सवाल, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में हमारा जो अगला केस है वो है मेंस्ट्रुअल साइकिल इज द साइकिल ऑफ इवेंट्स taking place in female reproductive organs under the control of sex hormones। यहाँ sex hormones के कंट्रोल में ये प्रोसेस जो है वो चलती है। In every 28 days, बिल्कुल at an interval of 28 days a single egg is released from the either of the two ovaries। एक ओवरी से एक एग जो है वो हर महीने निकलता है। Regular menstrual cycle stopped abruptly in a married woman's। कई बार मैरिड वुमेन्स में ये साइकिल जो है वो स्टॉप हो जाती है। शी गॉट हर सेल्फ टेस्टेड एंड वॉज हैप्पी टू डिस्कवर दैट शी वॉज प्रेग्नेंट विद हर फर्स्ट बेबी। तो जब वो टेस्ट होता है तो उनको ये पता लगता है कि शी इज़ प्रेग्नेंट, राइट। तो अब यहाँ पे सवाल किस तरह के बनते हैं उसमें बात करते हैं। वाई मेंस्ट्रुएशन स्टॉप्स इन अ प्रेग्नेंट फीमेल। प्रेग्नेंट फीमेल में क्या कारण है जिसकी वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो स्टॉप हो जाती है। चलिए देखते हैं। The egg gets fertilized, so need not to be expelled out of the body। जब एग फर्टिलाइज हो गया तो उसको बॉडी से बाहर आने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली में मेंस्ट्रुअल साइकिल यही तो है ना कि जब एग फर्टिलाइज नहीं हुआ तो वो बॉडी के अंदर उसकी नीड नहीं है, तो बॉडी से उस फ्लो की, उस ब्लड की फॉर्म में जो कि एक एंडोमेट्रियम लेयर के साथ, या एंडोमेट्रियम लेयर जो उसको प्रोटेक्शन देने का काम करती है। एंडोमेट्रियम इज द लेयर ऑफ यूट्रस। तो एंडोमेट्रियम उसको प्रोटेक्शन देने का काम करती है कि एग फर्टिलाइज होकर आए और मैं यूट्रस में उसको प्रोटेक्शन दूँ, उसका डेवलपमेंट करूँ। लेकिन जब वो फर्टिलाइज ही नहीं हुआ तो उस लेयर का और उस एग का क्या काम, तो ब्लड की फॉर्म में बॉडी से बाहर निकलने लगता है। तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है यहाँ पे कि द एग गेट्स फर्टिलाइज सो नीड नॉट टू बी एक्सपेल्ड आउट ऑफ द बॉडी। अगला,
ओवुलेशन स्टॉप हो जाता है, बिल्कुल ठीक बात है, ऐसे टाइम के लिए ओवुलेशन जो है स्टॉप हो जाता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, सो डज नॉट मेंस्ट्रुएशन देखने को नहीं मिलता। नेक्स्ट, थिक यूटेराइन लाइनिंग इज नीडेड फॉर प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो। एक थिक यूटेराइन लाइनिंग की ज़रूरत होती है डेवलपमेंट के लिए इस एम्ब्रियो के, सो दैट इज रिटेन, जो कि वापस बाद में बन जाती है। सो ये सभी आंसर जो है बच्चों यहाँ पे ठीक है, तो मैं तो ऑप्शन नंबर डी के साथ यहाँ पे जाने वाला हूँ। अगले सवाल को देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 49 जो है, और 49 का क्या आंसर यहाँ पे सही बनेगा। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एक्ट्स दैट लीड टू प्रेगनेंसी इन अ फीमेल। सबसे पहले क्या होना चाहिए, सबसे पहले अगर हम देखें फर्टिलाइजेशन ऑफ एग, ओवुलेशन, ओवुलेशन के बाद जो है फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट एंड देन इम्प्लांटेशन। अब कई बच्चे यहाँ पे ऐसे होंगे कि सर हमें इम्प्लांटेशन टर्म का मतलब नहीं पता। इम्प्लांटेशन का मतलब होता है कि जो एग फर्टिलाइज्ड हो चुका है, जो एम्ब्रियो बन रहा है, वो आके एम्ब्रियो जो है यूट्रस के अंदर आना। ठीक है, चलिए पहले आंसर देखते हैं। तो भाई सबसे पहले अगर हम देखें तो ओवुलेशन का होना बहुत ज़रूरी है। जब तक ओवा रिलीज नहीं होगा तब तक बात कैसे बनेगी। ओवुलेशन का मतलब रिलीज ऑफ ओवम। तो ऑप्शन नंबर 2 अगर मैं देखूं, एलिमिनेशन मेथड याद है, तो यहाँ पे एक ही में ऑप्शन नंबर 2 सबसे पहले आ रहा है। यस, सबसे पहले ये होगा, उसके बाद एग का फर्टिलाइजेशन होगा, उसके बाद यहाँ पे फॉर्मेशन होगा, जाइगोट बनेगा फर्टिलाइजेशन के बाद, एंड देन लास्ट में इम्प्लांटेशन। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर बच्चों इसका बन जाएगा। अगला सवाल, हाउ इज जाइगोट डिफरेंट फ्रॉम द एम्ब्रियो। जाइगोट एक फर्टिलाइजेशन के होने की बाद वाली स्टेज है बच्चों। ठीक है, फर्टिलाइजेशन हुआ उसे हमने जाइगोट बोला। सो जाइगोट कैसे डिफरेंट होता है, जाइगोट इज फॉर्म्ड बाय रिपीटेड डिवीजन ऑफ द एम्ब्रियो। जाइगोट इज फॉर्म्ड बाय द रिपीटेड डिवीजन ऑफ द एम्ब्रियो। नो, एम्ब्रियो तो जाइगोट से बन रहा है ना, जाइगोट नहीं बन रहा है एम्ब्रियो से, एम्ब्रियो जाइगोट के बाद बना है, तो ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद जाइगोट इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड एग, ये यहाँ तक ठीक है। वेयरएज एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ जाइगोट विद अदर जाइगोट, नहीं, ये भी बिल्कुल सही नहीं है। जाइगोट इज सिंगल सेल्ड, यस जाइगोट सिंगल सेल्ड होता है, यहाँ तक ठीक है, बट एम्ब्रियो इज अ मल्टी सेलुलर, यस दैट इज अ मास ऑफ सेल, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। जाइगोट इज फॉर्म्ड बाय द फर्टिलाइजेशन बट एम्ब्रियो इज फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन, नहीं, जाइगोट की ही नेक्स्ट स्टेज जो है वो क्या है, वो ये है एम्ब्रियो। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी के साथ में यहाँ पे जाना चाहूँगा, और ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर यहाँ बच्चों बन जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट चेंज टेक्स प्लेस इन द यूट्रस। What change takes place in the uterus of a pregnant female? एक pregnant female में क्या changes हमें देखने को मिलेंगे, जब वो उसके यूट्रस में क्या changes हमें देखने को मिलेंगे। यूट्राइल लाइनिंग becomes thick and vascular। जो यूट्रस की लाइनिंग होती है, वैसे तो 3 लाइन्स होती हैं, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। यहाँ लेकिन जो आप बार बार पढ़ते हैं जिसके बारे में, वो होती है एंडोमेट्रियम। ठीक है, वो होती है एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम जो होती है यूट्रस की इनर लेयर होती है। ठीक है, इनर लेयर ऑफ यूट्रस। ठीक है, यूट्रस की इनर लेयर, तो ये पॉइंट बिल्कुल ठीक है यहाँ पे, यूट्राइन लाइनिंग बिकम्स थिक एंड वास्कुलर। उसके अलावा प्लासेंटा डेवलप्स होगा, प्लासेंटा इज अ टेम्पररी टिश्यू जो डेवलप होगा विच लिंक द एम्ब्रियो टू द मदर थ्रू द अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू, जो मदर और फीटस के बीच में एक लिंक बनाता है, तो ये भी ठीक है। यूट्रस लाइनिंग कंटेनिंग लॉट्स ऑफ ब्लड कैपिलरीज, ब्रेक डाउन, नहीं, ऐसा तब होता है जब एग फर्टिलाइज नहीं होता, ये मेंस्ट्रुअल साइकिल की कंडीशन है बच्चों, तो ये सही नहीं है। हमें यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी के साथ जो है जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही, यहाँ पे आंसर बन जाएगा। अगला नेक्स्ट केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पे हम लोग आए हैं यहाँ पे। अगला जो है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन प्लांट इज आल्सो एग्जांपल ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बिल्कुल ठीक है। न्यू प्लांट्स कैन बी ग्रोन फ्रॉम द डिफरेंट वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, लाइक रूट से उसका डेवलपमेंट होना, स्टेम से डेवलपमेंट होना, लीफ से डेवलपमेंट होना, बिल्कुल ठीक है। सम प्लांट्स लाइक द ब्रायोफाइलम डेवलप एडवेंटिशियस बर्ड्स ऑन द लीव्स विच डेवलप इनटू न्यू प्लांट। ब्रायोफाइलम की लीफ के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा एनसीईआरटी में बच्चों, तो वो बर्ड उसके ऊपर हमें देखने को मिलती है, ग्रो करती है, डेवलप करती है आगे जाके न्यू प्लांट को। नेक्स्ट, मॉडिफाइड ट्यूबरस रूट लाइक स्वीट पोटैटो can be propagated vegetatively when planted in soil. Artificial methods of vegetative propagation include cutting, layering, grafting, etc. These are the artificial methods of how can we make a new plant with the help of the artificial asexual methods as well. ठीक है, vegetative methods as well. Number 1, the method by which the desired characters of two plants can be combined. Desired characters of the two plants can be combined. कौन सा मेथड है वो जिसके थ्रू कर सकते हैं बच्चों? आप लोगों ने ग्राफ्टिंग के बारे में सुना होगा,
है ना। ग्राफ्टिंग, लेयरिंग तो अलग होता है, ग्राफ्टिंग जिसमें हम ग्राफ्ट करते हैं, एक पार्ट अलग और दूसरा पार्ट अलग, दोनों को जो है हम जोड़ देते हैं, है ना, कुछ सुना होगा। तो करेक्ट आंसर जो है, डायरेक्ट आंसर है बच्चों यहाँ पे ग्राफ्टिंग के साथ मैं जाना चाहूँगा, क्योंकि लेयरिंग नहीं है, बडिंग नहीं है, कटिंग नहीं है, दो पार्ट्स को हम डिजायर्ड कैरेक्टर को जोड़ रहे हैं, तो हम ग्राफ्टिंग के थ्रू उसको कर सकते हैं। ये देखिए, ये पिक्चर आपको एक यहाँ पे नजर आ रही है, ये कुछ लेयरिंग टाइप जो है आपको बच्चों दिखा रही है, जो मेथड हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे उसी में आपको ये लेयरिंग टाइप जो है वो आपको दिखा रही है, ठीक है। द इमेज शोज द प्रोसेस ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन प्लांट्स, द शूट ऑफ द पेरेंट प्लांट, देयर इज अ शूट ऑफ द पेरेंट प्लांट्स, हियर वी हैव, राइट, एंड दिस इज द पेरेंट प्लांट इज पुश्ड बिलो द सॉइल, दैट रिजल्ट इज इन द ग्रोथ ऑफ अ न्यू प्लांट, ठीक है, न्यू प्लांट की ग्रोथ हो रही है। देन व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ दिस प्रोसेस, इस प्रोसेस का एडवांटेज क्या है। दिस रिजल्ट इन द प्लांट ऑफ डिफरेंट फ्लावर, क्या डिफरेंट फ्लावर को बनाएगा, नहीं ऐसा नहीं है। दिस हेल्प्स टू ग्रो प्लांट विदाउट एडिंग एक्स्ट्रा मैन्योर, दिस एलिमिनेट द नीड ऑफ प्रोड्यूसिंग प्लांट यूजिंग सीड्स, हाँ दैट इज यूजफुल, दैट वुड बी यूजफुल कि ये एलिमिनेट करेगा नीड ऑफ प्रोड्यूसिंग प्लांट यूजिंग सीड्स, हम बिना सीड के भी तो प्लांट बना सकते हैं, तो दैट इज सिंपली शोइंग द लेयरिंग प्रोसेस, ठीक है, that is simply showing the layering process, right. This allow growth of the plants with new genetic composition, this allow growth नहीं है, यही सही है। ऑप्शन नंबर सी would be the correct answer बच्चों, right, yes, got it। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, ये कुछ हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे, स्टेम कटिंग ऑफ शुगर केन, ठीक है। इस पिक्चर को देखिए जरा यहाँ से, ये न्यू प्लांट आपको दिखा रहा है यहाँ, ठीक है, ये इसकी रूट्स हो गई, एक मिनट, ये इसकी रूट्स हो गई बच्चों, और यहाँ पे सॉरी ये न्यू प्लांट हो गया और ये इसकी रूट्स हो गई जो हमें यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है जी। चलिए अब क्वेश्चन पढ़ते हैं और देखते हैं जरा इसमें क्या पूछा गया है। एक स्टेम कटिंग है शुगर केन के, आगे चलते हैं बच्चों। द इमेज शो द प्रोडक्शन ऑफ अ न्यू शुगर केन फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग शुगर केन प्लांट। इमेज हमें क्या दिखा रही है, द प्रोडक्शन ऑफ अ न्यू शुगर केन, द प्रोडक्शन ऑफ द न्यू शुगर केन फ्रॉम अ एग्जिस्टिंग शुगर केन प्लांट, पेरेंट प्लांट से एक नया बन रहा है, ठीक है। The method is called the vegetative propagation, ये मेथड हो गया। Which option support the name of this process? कौन सा ऑप्शन इस प्रोसेस को सपोर्ट करता है, उस पर नजर मारते हैं। It is a sexual method of producing new plants। क्या है ये, क्या ये एक सेक्सुअल मेथड है, तो सेक्सुअल मेथड तो बिल्कुल भी नहीं है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन सेक्सुअल मेथड में आता ही नहीं है। अगला, इट इज एन एसेक्सुअल मेथड, ये ठीक है, प्रोड्यूसिंग अ न्यू प्लांट, ये ठीक है यहाँ तक। इट डज नॉट रिक्वायर अ पेरेंट प्लांट, बिल्कुल भी नहीं जी, पेरेंट प्लांट की तो रिक्वायरमेंट होगी इसमें, तो ये ऑप्शन वैसे ही हट गया। इट इन्वॉल्व्स फ्यूजन ऑफ टू पार्ट्स, फ्यूजन नहीं होता सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कभी भी, तो यहाँ पे यानी कि मैं जाना चाहूँगा भाई, यहाँ पे मेरा हो गया ऑप्शन नंबर बी के साथ जो है मैं यहाँ पे बच्चों जाना चाहूँगा। चलिए नज़र मारते हैं जरा, बिल्कुल ठीक, हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है वो एकदम सही बन जाएगा। इन पोटैटो वेजिटेटिव प्रोपगेशन टेक्स प्लेस बाय द ट्यूबर, ठीक है, पोटैटो में कैसे होता है, बाय द स्टेम ट्यूबर के थ्रू जो है वो हमें देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर है। रोज प्लांट में हम स्टेम को कट करते हैं, ठीक है, कटिंग के थ्रू हम कर सकते हैं। रोज प्लांट कैन बी आर्टिफिशियली प्रोपगेटेड बाय, तो मेरा तो ऑप्शन जो है यहाँ पे वो एक तो कटिंग, एक मिनट, मेरा तो ऑप्शन जो है यहाँ पे एक तो कटिंग के साथ हम कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम रोज प्लांट में लाइक बच्चों उसमें अगर ग्राफ्टिंग करके भी उसको जोड़ना चाहें तब भी हम उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑल ऑफ दीज यानी कि ऑप्शन नंबर डी के साथ जो है हम यहाँ पे जाना चाहेंगे, क्योंकि डिफरेंट स्पीशीज रो प्लांट्स आर प्रोपगेटेड बाय द डिफरेंट मेथड एज वेल। अलग अलग स्पीशीज को रोज प्लांट की हम लोग अलग अलग तरीके से प्रोडक्शन उनका कर सकते हैं। देखिए अगला है यहाँ पे हमारा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, इसके अंदर हम बात करते हैं नेक्स्ट। रीड द फॉलोइंग, extract and answer the question of that follow. The transfer of pollen grain from anther to stigma of a flower, it's called the pollination। बिल्कुल ठीक है, ये तो pollination की बात हो गई। It takes place by wind, water और insect। इन्हें हम pollinating agents का नाम देते हैं, ठीक है, ये by wind हो गया, by water हो गया, insects के थ्रू हो गया, ये all are the pollinating agents बच्चों। If the pollen grains are transferred from anther to the stigma of the same flower, it is known as self pollination। अगर सेम फ्लावर में ट्रांसफर हो रहा है तो उसे हम सेल्फ पॉलिनेशन का नाम देते हैं। अगर जो वो डिफरेंट फ्लावर में ट्रांसफर होगा है, द एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर, इट इज कॉल्ड द क्रॉस पॉलिनेशन का इसे हम नाम देते हैं, ठीक है। कि जनरली हमें यहाँ पे दिखाया भी गया है इस पिक्चर में कि एक जो हो गया हमारा सेल्फ पॉलिनेशन हो गया, दूसरा जो हो गया क्रॉस पॉलिनेशन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपली आप देख सकते हैं कि स्टिग्मा पॉलन ग्रेन जो ट्रांसफर हो रहे हैं यहाँ पे और एक डिफरेंट प्लांट में हो रहे हैं, एरोज जो आप देख रहे हैं, और वो एक सेम फ्लावर के अंदर या सेम प्लांट के अंदर ट्रांसफर उसका देखने को मिल रहा है। चलिए जी नज़र मारते हैं आगे अपने क्वेश्चन पे। पॉलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय ओवरीज, तो बिल्कुल नहीं करती, ओव्यूल नहीं करती, स्टिग्मा नहीं करती,
ठीक है, तो कौन करता है, एंथर प्रोड्यूस करता है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर बच्चों बन जाएगा। अगला, पॉलिनेशन इज द प्रोसेस बाय विच पॉलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बच्चों, डायरेक्ट आंसर है इसका, वो बन जाएगा। एन इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर इज, इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर इज, जनरली आप ऑर्चिड्स के बारे में अगर आप लोगों ने सुना होगा बच्चों, ऑर्चिड्स के बारे में या मेज के बारे में अगर आपने सुना होगा, तो बेसिकली मैं मेज के साथ भी जाना चाहूँगा यहाँ पे। तो हिबिस्कस नहीं, ऑस्टर्ड है, इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर जो होते हैं जो उसको खाने आते हैं बेसिकली, तो वो मेज के पास ज़्यादा जाने को हमें मिलते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका बन जाएगा आंसर। स्टिग्मा ऑफ विंड पॉलिनेटेड फ्लावर इज, देखो विंड पॉलिनेटेड कैसा होगा, ज़्यादातर हमें ये स्टिकी नेचर के देखने को मिलते हैं, बिल्कुल ठीक है हमारा आंसर, कि ये जो स्टिग्मा होते हैं स्टिकी नेचर के होते हैं, कि वो आगे जाके उस पर स्टिक हो जाते हैं, जो पॉलन ग्रेन्स है वो इन पे आगे स्टिक हो जाते हैं, तो दे बिहेव लाइक और दे शो द स्टिकी नेचर, राइट। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर देखने को मिलेगा। पॉलन ग्रेन्स ऑफ विंड पॉलिनेटेड फ्लावर आर, कैसे होते हैं इनके, स्टिकी होते हैं और लाइट वेट होते हैं, ये ध्यान रखिएगा। सबसे पहला तो एक स्टिकी होते हैं कि लाइट वेट होते हैं, और साथ ही साथ एक हमें ह्यूज क्वांटिटी में भी देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो स्टिकी नेचर होंगे, लाइट वेट होंगे, और साथ ही साथ ह्यूज क्वांटिटी में देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो वैसे तो 3 बनने चाहिए, लेकिन आंसर की के अकॉर्डिंगली हमारे पास ऑप्शन नंबर बी है, तो ठीक है, लाइट वेट और ह्यूज क्वांटिटी में होते हैं ये, क्योंकि विंड जब चलती है तो कई जो है वो वेस्ट भी होते हैं, जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो वेस्ट भी होते हैं, तो ह्यूज क्वांटिटी होते हैं और हवा में उड़ के जाते हैं, हवा के मीडियम के थ्रू जाते हैं, तो लाइट वेट होते हैं। तो मोस्ट क्लोजली जो आंसर बन रहा है इसमें, ये भी ध्यान रखिएगा, मोस्ट क्लोजली वाले भी होते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी के साथ मैं यहाँ पे जाना चाहूँगा बच्चों। तो पॉलन ग्रेन्स ऑफ विंड पॉलिनेटेड फ्लावर आर प्रोड्यूस इन अ लार्ज क्वांटिटीज, बिल्कुल ठीक है, टू मेक श्योर दैट at least some pollen grains reach the stigma of the other flower and successful pollination takes place, as many pollen grains are wasted. These pollen grains are light and hence are easily transferred to the other flower as well. ठीक है, चलिए जी अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं बच्चों। अगला केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे हमारे पास आ गया है। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। Female feticide is the process of abortion or to terminate a female fetus, right, from the mother womb. तो फीमेल feticide, कन्या भ्रूण हत्या, पढ़ा है हमने इसके बारे में, कॉन्सेप्ट है हमारा पूरा एक। It happens before taking birth, बर्थ से पहले उसको खत्म कर देना। It is an unethical and illegal practice in India by the families who are despairing for a baby boy. अक्सर वहाँ उन फैमिलीज में देखा जाता है जहाँ पे डिजायर्ड जो है वो मेल चाइल्ड की है। There are various reasons for the female feticide, like social reason, religion reason हो सकता है, financial issues, emotional, right? तो there is a lots of reason कि क्यों female feticide जो है वो किया जाता है भारत में। Although the practice of sex determination is prohibited or illegal in India, yes, that is completely illegal. Female feticide has become a disgraceful and shocking truth of our nation, right? But that is not a right way. और रेशियो, सेक्स रेशियो भी इससे बिगड़ता है बहुत ज़्यादा, बहुत सारे कंसर्न्स हैं इसको लेके कि ऐसा क्यों, लेकिन अब तो कम्प्लीटली ऑफेंस है इसके ऊपर बच्चों, ध्यान रखिएगा। सवाल पहला है, द सेक्स क्रोमोसोम इन अ गर्ल चाइल्ड इज XX। तो भाई ये तो हम जानते हैं, फीमेल फेटिसाइड में हमने पढ़ा भी है बच्चों, और हमने हेरेडिटी वाले चैप्टर में भी ये चीज़ सीखी है कि सेक्स डिटर्मिनेशन जहाँ पे हमने पढ़ा है, तो फीमेल का जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो XX होते हैं, जबकि मेल के जो होते हैं वो कैसे होते हैं, XY होते हैं, ठीक है, छोटी क्लास से हमने पढ़ा है। नाउ here we have the ग्राफ बच्चों, जो ग्राफ हमें क्या बताता है, जरा इस पे भी हम यहाँ पे नज़र मारते हैं, ठीक है। द ग्राफ बिलो रिप्रेजेंट द बर्थ रेट टेंट्स इन इंडिया पर 1000 पीपल, ठीक है, नेशनल एवरेज के अकॉर्डिंगली हम निकाल रहे हैं। सो व्हाट वुड बी द प्रोबेबल कॉज ऑफ डिक्लाइनिंग बर्थ रेट इन इंडिया। बर्थ रेट देख सकते हैं आप ग्राफ के अकॉर्डिंगली कि किस तरीके से 1970 में कहाँ था और यहाँ पे आते आते 2010 में जो है थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है। लेट मैरिजेस हो सकती हैं या अडॉप्टिंग अ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, ये मैं ज़्यादा इसके साथ जाना चाहूँगा, या लेस रिप्रोडक्टिव रेट या इम्प्रूव्ड लिविंग स्टैंडर्ड। नो, यहाँ मैं जाना चाहूँगा कि ज़्यादातर लोगों ने अडॉप्ट किया है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का ज़्यादा यूटिलाइज किया है, तो ऑप्शन नंबर बी के साथ मैं यहाँ पे जाना चाहूँगा बच्चों। अगला, अगेन हमारे पास एक ग्राफ है जो कि हम यहाँ पे इस पिक्चर के अंदर देख सकते हैं। द ग्राफ बिलो रिप्रेजेंट सेक्स रेशियो इन इंडिया फॉर अ हेल्दी सोसाइटी। नेक्स्ट,
द फीमेल मेल सेक्स रेशियो मस्ट बी मेंटेन, बिल्कुल होना चाहिए जी, मेल और फीमेल का जो सेक्स रेशियो है वो दोनों का मेंटेन होना चाहिए, तभी एक हेल्दी सोसाइटी बनेगी, राइट। प्रीनेटल सेक्स डिटर्मिनेशन हैज बीन प्रोहिबिटेड बाय लॉ, बिल्कुल ये इसका प्रोहिबिशन होना चाहिए, इसकी रोकथाम होनी चाहिए, कड़े से कड़े कानून होने चाहिए। तो ये दोनों ही ठीक है, जिससे कि बैलेंस रहे सोसाइटी में चीज़ें, सेक्स को लेके बेसिकली बैलेंस रहे यहाँ पे। तो भाई दोनों ही ए और बी जो है वो सही है, तो मैं तो ऑप्शन नंबर सी के साथ इस क्वेश्चन में जाना चाहूँगा, बिल्कुल ठीक है बच्चों। यहाँ पे ये अगला नहीं, द थर्ड प्रोबेबल रीजन ऑफ पॉपुलेशन, द थर्ड प्रोबेबल रीजन ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन में भी क्या हो सकता है कि इतना जो एक्सप्लोजन हमें देखने को मिल रहा है, माइग्रेशन, लोग क्या एक जगह से दूसरी जगह बेसिकली चले गए हैं, या उसके अलावा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज बढ़ गई, फीमेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ, या इनइक्वलिटी इन सोसाइटी। कहीं ना कहीं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो है, या हाई बर्थ रेट लिखा हुआ है यहाँ पे, लो बर्थ रेट है, उसके अलावा बच्चों साथ ही साथ यहाँ पे जो इनइक्वलिटी जो सोसाइटी में देखी जाती है वो भी एक रीजन है, जैसे कन्या भ्रूण हत्या को लेके हम लोगों ने भी बात की। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे वो करेक्ट आंसर इसका बन जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, इनमें से कौन सी नहीं है? वॉट है, गोनोरिया होता है, सिफाइलिस बैक्टीरियल डिजीज है ये तो दोनों, वॉट के आपने कई वायरल डिजीज के बारे में भी सुना होगा, ये कोविड-19 तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है, इसके बारे में तो आप अच्छे से बच्चों जानते ही हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास पैराग्राफ है जिसमें हम लोग बात करेंगे कुछ और क्वेश्चंस के बारे में बच्चों। नाउ द ग्रोइंग साइज ऑफ द ह्यूमन पॉपुलेशन इज कॉज कंसर्न फॉर ऑल द पीपल, या एक बढ़ती जनसंख्या एक चैलेंज है आने वाले टाइम के लिए बच्चों। द रेट ऑफ बर्थ एंड डेथ इन ए गिवन पॉपुलेशन विल डिटरमिन इट्स साइज। रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म इंक्रीज देयर पॉपुलेशन। The process of sexual maturation for reproduction is gradual and takes place while general body growth is still going on. Some degree of sexual maturation does not necessarily mean that the mind or the body ready for the sexual act or for having and bringing up children. कि बेसिकली एक जनरल नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं आपके लिए, जनरल पॉइंट्स हैं यहाँ पे कि किस तरीके से जो डेवलपमेंट के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। Next, the various contraceptive devices are being used by the human beings and control the size of the population as well. ठीक है, तो ये हमने देख लिया कि जो ग्रोइंग साइज के बारे में बताया जा रहा है यहाँ पे ह्यूमन पॉपुलेशन के, जो कि एक चिंता का विषय है। उसके अलावा जो रेट ऑफ बर्थ है और जो डेथ है पॉपुलेशन का, वो डिटरमिन करता है उसके साइज को। रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन बढ़ती है उस प्रोसेस से। नेक्स्ट, एंड द प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल मैच्योरेशन फॉर रिप्रोडक्शन इज ग्रेजुअल एंड टेक्स प्लेस और द जनरल बॉडी ग्रोथ इज स्टिल गोइंग। ये एक रिप्रोडक्शन एक स्लो प्रोसेस है बच्चों, ये भी ध्यान रखना है हमें, और एक एज में जाके बढ़ती है, जबकि एक ग्रोइंग एज हमारी एक बॉडी की ग्रोथ जो है वो अलग चीज़ है, राइट। तो यही चीज़ इसके अंदर बताई गई है यहाँ पे। अब हम लोग ओके, यहाँ पे हमारे पास जो है वो कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हैं बच्चों आप लोगों की बेहतर प्रैक्टिस के लिए। चलिए देखते हैं। लिस्ट 2 कॉमन साइंस ऑफ सेक्सुअल मैच्योरेशन इन बॉयज़ एंड गर्ल्स। कॉमन साइन जो अक्सर हमें प्यूबर्टी की एज में देखने को मिलते हैं बच्चों, और कहीं ना कहीं जैसे वॉइस में चेंजेस आना, हेयर की ग्रोथ होना, जेनाइटल रीजन्स में ग्रोथ आना, है ना, बॉयज़ के शोल्डर्स का ब्रॉड होना, वुमेन्स में, गर्ल्स में या फिर पैल्विक रीजन्स का ब्रॉड होना, दीज आर द साइन ऑफ द सेक्सुअल मैच्योरेशन इन द वुमेन्स एंड द बॉयज़ एज वेल, एंड द गर्ल्स एंड द बॉयज़ एज वेल। कॉमन साइंस अगर देखें, अटेनिंग द प्यूबर्टी एज, मेल गोनेट जो है वो टेस्टिस जो है वो स्टार्ट करते हैं प्रोड्यूसिंग मेल गैमेट्स का, जिन्हें हम स्पर्म्स बोलते हैं, जबकि फीमेल में हमें गैमेट्स जो है वो ओवा देखने को मिलते हैं। उसके अलावा इनकी हेल्प से, टेस्टिस और ओवरीज की हेल्प से कई हार्मोन्स रिलीज होते हैं, और वो हार्मोन्स सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो कि अभी मैंने बताया उनका डेवलपमेंट करते हैं। द फीमेल गॉनेट्स इज कॉल्ड ओवरीज स्टार्ट प्रोड्यूसिंग फीमेल गैमेट्स कॉल्ड ओवा। हेयर ग्रो ऑन बॉडी पार्ट्स लाइक आर्मपिट्स, प्यूबिक एरिया एंड द फेस, से दोनों में ही कॉमन चेंजेस जो हमें देखने को मिलते हैं। सवाल आपसे ऐसा भी आ सकता है कि कॉमन चेंजेस क्या हैं दोनों में, और ऐसे भी पूछा जा सकता है कि दोनों में अलग अलग चेंजेस क्या होते हैं। नाउ व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ रैकलेस फीमेल फिटिसाइड? फीमेल फिटिसाइड, रैकलेस फीमेल, रैकलेस का मतलब होता है लापरवाही बेसिकली। फॉर अ हेल्दी सोसाइटी बच्चों, अगर हम लापरवाही बरतते हैं इसमें कि फीमेल फिटिसाइड को किल कर दो, नहीं उस पर ध्यान नहीं देते, तो बहुत बड़ी समस्या हो सकती है फॉर अ हेल्दी सोसाइटी के लिए। द मेल फीमेल सेक्स रेशियो मस्ट बी मेंटेन, भाई दोनों का ही जो सेक्स रेशियो है वो मेंटेन होना चाहिए एट ऑलमोस्ट द सेम लेवल। ड्यू टू द रेकलेस फीमेल फिटिसाइड, द मेल फीमेल चाइल्ड सेक्स रेशियो बी डिक्लाइनिंग एट एन अलार्मिंग रेट इन सम सेक्शन ऑफ आवर सोसाइटी। तो भाई अगर इनका रेशियो कम हो रहा है, अगर डिक्लाइनिंग पॉइंट पे है, तो दैट इज एन इंडिकेशन, ठीक है, ये इंडिकेशन है कि आगे जाके समस्या ही होनी है, गर्ल्स कम हो जाएंगी और बॉयज़ के नंबर ज़्यादा हो जाएंगे।
विच कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड चेंज द हार्मोनल बैलेंस ऑफ द बॉडी। जब हम पिल्स के बारे में बात करते हैं, केमिकल मेथड्स की जनरली, तो वो एक हार्मोनल इम्बैलेंस को क्रिएट करते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव। तो केमिकल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव चेंजेस द हार्मोनल बैलेंस ऑफ द बॉडी, ये हार्मोन्स को अनबैलेंस करते हैं। नेक्स्ट, राइट 2 फैक्टर्स दैट डिटरमिन द साइज ऑफ अ पॉपुलेशन। 2 फैक्टर, एक बर्थ रेट के बारे में हमने बात की और एक डेथ रेट के बारे में हमने बात की। तो रेट ऑफ बर्थ कितना हो रहा है, नैटेलिटी जिसको बोलते हैं, जिसे नैटेलिटी के नाम से भी जानते हैं बच्चों, ठीक है। और उसके अलावा जो हमारा डेथ रेट होता है, ठीक है, जिसे हम मॉर्टेलिटी के नाम से भी जानते हैं, तो उनके अकॉर्डिंगली यहाँ पे हम बात करते हैं, ठीक है जी। चलिए, तो ये 2 पॉइंट्स हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे। आई होप बच्चों आप लोगों ने इन क्वेश्चंस को एंजॉय किया हो और आपने थोड़ा बहुत कुछ तो सीखा होगा डेफिनेटली इस वीडियो से। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि ऐसे अमेजिंग वीडियोस, ऐसे अमेजिंग क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चैप्टर वाइज सभी तरह की चीज़ें हम आपके लिए लेके आते रहें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि इसी तरह से बच्चों हमने इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज जो क्वेश्चन है, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या टॉपिक वाइज जो है, हमने ऑलरेडी आप लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें बच्चों जो आपको इस चैनल पे मिलने वाली है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाके आई बटन को क्लिक कीजिए और जाइए प्लेलिस्ट में देखिए कि किस तरह से आप अपने किसी भी चैप्टर की स्टडी को बहुत ज़्यादा आसान जो है वो बना सकते हैं, राइट। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।